हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा ये। और प्रीवियस ईयर को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर, अगर हम बात करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर, जिससे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 2021, ठीक, इस समय चल रहा है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ आज, जैसे आज कितने तारीख है, आज हमारा है जिस दिन हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज डेट है हमारा 19 अगस्त, ठीक, आज 19 अगस्त 2020। तो 19 अगस्त 2020 जो हमारा आएगा वो प्रीवियस वो फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 में आएगा। तो इसके लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2020 एंड 2021 होगा यहाँ, ठीक, और असेसमेंट ईयर होगा जो हमारा 2021 2022 होगा। ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इस समय जो हम इनकम अर्न करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर 2019-20 में अगर जो भी कोई हम इनकम अर्न करेंगे वह इनकम टैक्सेबल कब की जाएगी, उस पर इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन कब किया जाएगा, उस पर इनकम टैक्स का पेमेंट कब किया जाएगा, कहा गया असेसमेंट ईयर 2021 और 2022 में किया जाएगा, ठीक। यानी इनकम आप यहाँ कमाओ, इनकम आप इस ईयर में कमाओ, लेकिन इनकम टैक्स का पेमेंट आप कब करेंगे, इनकम टैक्स का पेमेंट आप जो करने वाले हैं वह करिए 2021-22 में, इनकम कमाइए 2020-21 में और इनकम टैक्स का पेमेंट करिए 2021-22 में। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता चला है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। कहा गया है असेसमेंट, पहले हम असेसमेंट ईयर को समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए असेसमेंट ईयर के बारे में बताया गया है, द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में। जो असेसमेंट ईयर की डिफिनेशन दिया गया है वह सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में दिया गया है। दिस मीन्स असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 months commencing on 1st April of the every year. The year in which income is earned is the previous year and such income is taxable in the immediately following year. Immediately following year, that means assessment year, which is assessment year, ठीक है। कहा गया जो असेसमेंट ईयर होता है ना वह हमेशा 12 मंथ का होता है, वो हमेशा 12 मंथ्स का होता है। तो कहा प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी होता है क्या, हाँ, कहा गया यह 12 मंथ का हो सकता है, होता है, यह भी होता है, लेकिन यह कभी कभी 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, ठीक। प्रीवियस ईयर हमारा 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। अब जैसे अगर न्यूली बिजनेस है, अगर न्यूली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो जिस डेट से वह बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है उस डेट से लेकर ईयर के एंड तक क्या होगा, प्रीवियस ईयर माना जाएगा। जैसे इस केस में हम समझ लेते हैं पहले कि जैसे आप सपोज करिए कि आज हमने क्या किया कि 20 अगस्त से, ठीक, 20 अगस्त 2020 से हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस केस में हमारा प्रीवियस ईयर माना जाएगा 20 अगस्त से लेकर 31 मार्च ऑफ दी 2021, ठीक माना जाएगा। लेकिन प्रीवियस असेसमेंट ईयर हमेशा क्या होता है, 12 मंथ का होता है, ऑलवेज 12 मंथ्स,
ठीक असेम्पशन। और यहाँ दिया गया है ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल ऑफ द एवरी ईयर, 1 अप्रैल। यानी कोई भी अगर ईयर स्टार्ट हो रहा है मतलब 12 मंथ, यहाँ बोल रहा है कि 12 मंथ का होना चाहिए और वह स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब 12 मंथ होने के लिए इसे हमारे को 31 मार्च होना चाहिए। ठीक, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो जितनी भी अवधि आएगी ये हमारी असेसमेंट ईयर कही जाएगी। ओके, और प्रीवियस ईयर के बारे में क्या बताया गया है, प्रीवियस ईयर के बारे में यही बताया गया है कि इसके प्रीवियस वाला, इसका जो प्रीवियस ईयर था वो हमारा प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। और अच्छे से इसको समझाते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी आप समझ लेते हैं। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, जो प्रीवियस ईयर की डिफिनेशन दिया गया है वो सेक्शन 3 में दिया गया है। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। हमें बताया गया वो जो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा वह एवरी ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। ठीक, यानी प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर का जो 1 अप्रैल होगा वह हमारा माना जाएगा कि उस डेट से हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसका जो प्रीवियस ईयर रहा होगा वह माने उसका जो प्रीसीडिंग ईयर रहा होगा वह क्या माना जाएगा, प्रीवियस ईयर माना जाएगा। मीन्स असेसमेंट ईयर के जो प्रीसीडिंग ईयर, असेसमेंट ईयर का जो प्रीसीडिंग ईयर होगा वह हमारा प्रीवियस ईयर माना जाएगा इस असेसमेंट ईयर का। ठीक, सब देखिए ऐसा नहीं है कि जो असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर नहीं होगा, जो प्रीवियस ईयर है वो असेसमेंट नहीं होगा। नहीं, आज जो प्रीवियस ईयर था है वह कल असेसमेंट ईयर रहा होगा। ठीक है, और आज जो असेसमेंट ईयर है वह कल प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कल असेसमेंट ईयर है वो परसों प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट होता जाएगा और इसी तरह से यह क्रम चलता रहेगा। ठीक, मीन्स कि आप इस प्रीवियस ईयर में कोई इनकम अर्न करिए। ठीक, और नेक्स्ट ईयर मीन्स कि नेक्स्ट ईयर का मतलब कि असेसमेंट ईयर में आप क्या करिए कि उस इनकम पर आप इनकम टैक्स का पेमेंट करिए। ठीक है, और इस ईयर माने 2020 और 21 में जो आप इनकम अर्न करेंगे, यहाँ पर जो इनकम अर्न करेंगे, इनकम अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब इस इनकम के लिए ये 2020-2021 है वह प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। ठीक, और इस इनकम पर जो इनकम टैक्स का पेमेंट जिस ईयर किया जाएगा वह असेसमेंट ईयर कहा जाएगा इस इनकम के लिए। ठीक, यहाँ पर इस इनकम को आपने अर्न किया 2019-20 में जो इनकम अर्न किया, इस इनकम के लिए 2020 और 2021 क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। और जो इनकम 2020 और 2021 में आपने अर्न किया इसके लिए ये जो है 2021-2022 असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। और यह क्रम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज्ड अगर कहा गया है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न किया जा रहा है जब एक एसएससी के द्वारा, अगर उसमें कुछ अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम है तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा कहा गया। पहला हम स्टार्ट करते हैं कैश क्रेडिट से, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये सभी ठीक है। अमाउंट बॉर्ड और रिपेड ऑन हुंडी, ये सभी चीजें हमारी शामिल की जाएंगी। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम कहेंगे। किसको, कैश क्रेडिट को, अमाउंट बॉर्ड और रिपेड ऑन हुंडी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। आइए वन बाय वन करके इसको हम समझ भी लेते हैं। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट का मतलब आप ये समझिए, जैसे अगर एक बिजनेस है, एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ परचेज किया, तो परचेज करने की एंट्री वह क्या करेगा,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री उसने यही किया होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो कैश है वह क्रेडिट किया जा रहा है। कैश क्रेडिट का मतलब है कि यहाँ पर आपने कैश क्रेडिट किया हुआ है अपने बिजनेस में। जब आप कैश को क्रेडिट करते हैं, कैश इज ए रियल एसेट, जो है रियल एसेट है कैश हमारी जो है, ठीक है, रियल अकाउंट है जो, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब ये हमारी एसेट है। तो अगर बिजनेस में जब एसेट आती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और बिजनेस से जब एसेट जाती है तो उसे हम देखिए अकाउंटिंग की बात है, ठीक है। ये हम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में अकाउंटिंग से दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। अकाउंटिंग अलग है और हमारा क्या है, और इनकम टैक्स एक्ट अलग है हमारा। इनकम टैक्स में इसी तरह, इसीलिए इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाता है, और अकाउंटिंग में हम इनकम टैक्स का जो अलग अलग रखते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट की हेल्प से ही हम अपने इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इस तरह की एंट्री पास की गई है, यानी यहाँ पर कैश को क्या दिखाया गया है कि कैश को हमने एक्सपेंसेस किया है, कुछ एक्सपेंसेस किया है गुड्स को खरीदते समय, लेकिन एसएससी यह नहीं बता पा रहा है कि उसने क्या चीज खरीदा हुआ है इस रुपये से, या जो वह बता रहा है एसेसिंग ऑफिसर को, उससे एसेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या करेगा एसेसिंग ऑफिसर, यह मान लेगा कि यह जो कैश आपने एज ए एक्सपेंसेस दिखाए हैं 10,000 रुपये, यह एक्चुअल में आपकी एक्सपेंसेस नहीं है, इसे हम एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, एज ए इनकम ट्रीट करेंगे। और वह हम किस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी, जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा फाइंड आउट किया गया है, जिस प्रीवियस ईयर में ऐसी एंट्री पास की गई होगी। ओके, नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है एसएससी के द्वारा, तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है, नॉट ए टैक्सेशन का पार्ट है, ठीक, अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग और इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक, हम बार बार कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसी एंट्री की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मीन्स, लेकिन क्या है कि एसएससी जो है, एसएससी ऑफिसर पूछ रहा है कि आपने यह इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, उसका नेचर एंड सोर्स क्या है उस इन्वेस्टमेंट का। और जो एसएससी है वह इसको क्या कर रहा है, वह इसको एक्सप्लेंड नहीं कर पा रहा है, या वह एक्सप्लेंड कर रहा है लेकिन एसएससी ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा, एसएससी ऑफिसर मान लेगा कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वह एक्चुअल में क्या है, वह एसएससी की एक्चुअल में इनकम है, और वह उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। ओके, यहाँ पर यही लिखा गया है, इसको आप लोग एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। अनएक्सप्लेन्ड मनी एक्सेट्रा का मतलब है कि अनएक्सप्लेन्ड मनी में मनी भी आएगी एंड अदर यूलियन भी आएगा, ज्वेलरी भी आएगी, ठीक, ये सभी चीजें। अगर बिजनेस में कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी है जिसके बारे में एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या कोई ज्वेलरी है या कोई यूलियन है वो जिसके बारे में वो एसएससी क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या वह एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन एसएससी ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या मानी जाएगी, इसकी अमाउंट को हम इनकम मान लेंगे, इसकी अमाउंट को हम इनकम मान लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक कैश है, कैश, यह कैश कहाँ से आया है इसके बारे में एसएससी को कुछ पता ही नहीं है, या वो बता रहा है एसएससी ऑफिसर को कि इस कैश यहाँ से आया है, इसका सोर्स इसका नेचर ये है, लेकिन एसएससी ऑफिसर उसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो एसएससी ऑफिसर क्या मान लेगा, नहीं, ये जो कैश है आपकी बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ है ना, ये एक्चुअल में आपकी इनकम है, ठीक है, और उसे वह इनकम टैक्स में टोटल इनकम में ऐड कर दी जाएगी। इसी तरह अगर ज्वेलरी है, यूलियन है,
तो इसको भी ऐड कर लिया जाएगा। अगर वो अनएक्सप्लेन्ड है, अगर उसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, अगर एसएससी ऑफिसर उसे सेटिस्फाई कर दिया जाता है तो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वह इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद करिए। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि वह अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब उसका नेचर एंड सोर्स एसएससी को नहीं पता है या पता है लेकिन वह एसएससी ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि हमने इसका नेचर ये है, इसका सोर्स ये है, तभी यह केस होगा। लेकिन अगर एक्सप्लेन्ड मनी है तो वह यहाँ पर नहीं आएगा, वह इनकम टैक्स का वह टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा गया कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है एसएससी के द्वारा लेकिन नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, मीन्स कि उसका कुछ पार्ट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज किए हैं और कुछ पार्ट डिस्क्लोज नहीं किए हैं। जैसे हमने गोल्ड खरीदा है, हमने गोल्ड परचेज किया, एक एसएससी ने गोल्ड परचेज किया 300 ग्राम जिसकी मार्केट वैल्यू थी 25,000 रुपये, ठीक, और 25,000 रुपये थी, लेकिन उसने किया क्या कि इसका सिर्फ 25,000 का केवल 15,000 रुपये पार्ट जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज कर रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है 10,000 रुपये वह डिस्क्लोज और वो अनडिस्क्लोज पार्ट हमारा है। तो अगर एसएससी ऑफिसर इस अमाउंट को फाइंड आउट कर लेता है तो यह अमाउंट क्या मानी जाएगी, यह अमाउंट इनकम मानी जाएगी एसएससी की और उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में एसेट परचेज किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर एग्जांपल में हमने लिख दिया है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। और एक्सपेंडिचर एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर किया है, जैसे एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन किस चीज पर इसने एक्सपेंडिचर किया है वह क्या है, अनएक्सप्लेन्ड है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एसएससी कि हमने यह एक्सपेंडिचर कहाँ किया है, इसका नेचर क्या है, इसका सोर्स क्या है, या वह एक्सपेंड कर रहा है लेकिन एसएससी ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो कहा गया आप तो किए हैं एक्सपेंडिचर ना, लेकिन हम मानेंगे कि आपने इनकम प्राप्त किया है, एसएससी ऑफिसर कहेगा। और इस एक्सपेंडिचर की अमाउंट को इनकम मानकर इसे हम टोटल इनकम में शामिल कर लेंगे और उस प्रीवियस ईयर की यह इनकम मानी जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा एक्सपेंडिचर किया गया है। नेक्स्ट, अमाउंट बारोड और रीपेड ऑन हुंडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुंडी, हुंडी क्या है, हुंडी सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं। हुंडी एक तरह से क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट, उसी तरह से एक हमारा हुंडी भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम करते हैं ट्रेड में यानी बिजनेस में अपने करते हैं एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी हम करते हैं, यानी जब हमें कोई लोन लेना है, कोई अमाउंट बोरोड करनी है तो वहाँ पर भी हुंडी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम सपोज करिए अगर हुंडी को एज ए रिमिटेंसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक फंड है, अगर कोई हमारा सपोज करिए 10 लाख रुपये का अगर कोई फंड है, अगर इस फंड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमें ट्रांसफर करना है तो वहाँ पर हुंडी की हेल्प ली जा सकती है। एक एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, अगर हम एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हुंडी को प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि टू बारो मनी, टू बारो मनी, इसको हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शन मीन्स एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी हुंडी को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर करने के उद्देश्य में, या हमें मनी बारो करनी है उस वहाँ पर, या ट्रेड ट्रांजेक्शन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अल्टरनेटिव में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमको जो चाहिए वो हमारा है, ये हमारा है जो सेकेंड पॉइंट है, एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एज ए बारोड मनी के रूप में हम प्रयोग करने वाले हैं हुंडी को। जैसे कहा गया है वेयर एनी अमाउंट इज बारोड ऑन ए हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रिपेड अदर देन थ्रू एन अकाउंट पेड चेक डन ऑन ए। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहा गया
मिस्टर एक्स है और यहाँ पर मिस्टर बी है, मान लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक क्या दिया है, एक हुंडी दिया, 10,000 रुपये का हुंडी दिया। और मिस्टर बी ने उस हुंडी के बदले में मिस्टर ए को 10,000 रुपये क्या दे दिया, एज ए लोन दे दिया। 10,000, 12,000, 15,000 या 8,000 जैसा भी हो सकता है। हम मान लेते हैं 10,000 की हुंडी पर 10,000 रुपये उन्हें लोन मिल गया, लोन या बोरो मिल गया, ठीक, लोन मिल गया, ठीक। तो यह माना जाएगा, यह 10,000 रुपये माना जाएगा एसएससी की इनकम। किसकी इनकम मानी जाएगी? एसएससी मिस्टर एक्स की, मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। लेकिन यही 10,000 रुपये क्या किसमें दिया गया है? कैश में दिया गया है। लेकिन यह 10,000 रुपये अगर अकाउंट पे चेक के रूप में दिया गया होता तो यहाँ पर इनकम नहीं माना जाता, 10,000 रुपये, ठीक। ये हमारा पहला केस हो गया। अब सेकेंड केस, अब 10,000 रुपये हम लिए हैं तो इसका पेमेंट भी तो करेंगे ना मिस्टर बी को। तो कहा गया पेमेंट करते समय अगर मिस्टर ए अकाउंट पे चेक की हेल्प से अगर मिस्टर बी को या 10,000 रुपये पेमेंट करते हैं तो वह इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर अदर देन अकाउंट पे चेक के माध्यम से करते हैं तो ये 10,000 रुपये भी क्या माना जाएगा, मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही हम इनकम मानेंगे, दोनों को इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही अमाउंट दो बार हम टैक्सेबल नहीं करेंगे इनकम टैक्स में, ठीक है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो केवल हम उस पार्ट को हम या तो उनकी इनकम मान लेंगे, या उन्होंने उस लोन का रीपेमेंट किया है या तो उसे हम मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम 20,000 रुपये टैक्सेबल नहीं करेंगे इन दी हैंड ऑफ मिस्टर ए, ठीक। केवल और केवल 10,000 रुपये किया जाएगा, या तो पेमेंट लोन लेते समय का या तो लोन देते का, रीपेमेंट करते समय का। लेकिन यही अगर अकाउंट पे चेक की हेल्प से यह दोनों ट्रांजेक्शन किए गए होते तो कहा गया यह इनकम नहीं मानी जाती, वह बारो ही मानी जाती है लोन, और लोन कभी भी इनकम नहीं माना जाता है। नेक्स्ट कहा गया सर्टेन केसेस, कहा गया है, देखिए नॉर्मल जो जनरल रूल है वो क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 में कोई इनकम अर्न की जाती है तो वह इनकम टैक्सेबल कब की जाती है, वह इनकम टैक्सेबल की जाती है नेक्स्ट मीन्स असेसमेंट ईयर में। और प्रीवियस ईयर में इस ईयर में कोई इनकम अर्न की जाएगी तो वह टैक्सेबल होगी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, ठीक। ये हमारा जनरल रूल है। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिसको हम एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं, वेयर जहां पर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एसेट इन द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट, यानी प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर में ही आपको इनकम पर इनकम टैक्सेबल भी हो जा रही है, उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है। मीन्स प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर जो है हमारा 2019-20 मीन्स सेम है, ठीक है। इस ईयर में इस केस में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। वह कौन कौन से केस है आइए देखते हैं। कहा गया शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट एसएससी है जो कि शिपिंग बिजनेस करता है इन इंडिया में, और अगर वह उसके लिए कहा गया है कि उसके लिए असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों एक ही होगा। अब सपोज करिए अगर कोई आउटसाइड इंडिया से इन इंडिया में कोई शिपिंग कंपनी आती है और यहाँ से अपने शिप पर क्या गुड्स या पीपल्स इंडिविजुअल्स जो भी हो उन्हें अनलोड करती है, फिर उसके बाद वह चली जाती है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वह जो शिप है वह दोबारा इंडिया में आए? हो सकता आए या नहीं भी आए, ठीक। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें आप पर विश्वास नहीं है कि आप दोबारा आएंगे लौट कर, इसलिए आपने जो फ्रेट या जो रेंट
अर्न किया है ना, उस पर आप हमें एक फिक्स्ड परसेंटेज की रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करते जाइए। या अगर आप इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नियुक्त करके, इन इंडिया में नियुक्त करके जाइए, जो आपके बिहार पर हमें इनकम टैक्स का पेमेंट करे। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट, पर्सन लिविंग इंडिया। कोई पर्सन है जो कि इंडिया में रहता है, इंडिया का सिटीजन है या इंडिया में रह रहा है कई सालों से, वह अब इंडिया को परमानेंटली छोड़कर आउटसाइड इंडिया जाता है, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वह भविष्य में इंडिया में लौट कर दोबारा वापस आए, तो कहा गया कि ठीक है आपको जाना है जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, गवर्नमेंट करती है, लेकिन आपने जो अभी तक इनकम अर्न किया है ना इस प्रीवियस ईयर में, उसका आप टैक्स देते जाइए, मीन्स अपना असेसमेंट करवाते जाइए। थर्ड केस, AOPPOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पार्टिकुलर इवेंट और पर्पस। कहा गया किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या किसी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को अगर किसी पार्टिकुलर इवेंट और पर्पस के लिए फ्रेम किया गया है, फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, और जैसे ही वह इवेंट्स या पर्पस खत्म हो जाता है, फुलफिल कर लिया जाता है, वैसे ही क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को समाप्त कर दिया जाता है। तो उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा पर्पस या ऐसा इवेंट फुलफिल कर लिया जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, उस प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न किया गया होता है इनके द्वारा, उसी प्रीवियस ईयर में उन्हें तत्काल उस पर टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है। गवर्नमेंट वेट करने वाली नहीं है इस केस में। केस 4, पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कहा गया अगर कोई पर्सन है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किस उद्देश्य से, अवॉइड टैक्स, यानी टैक्स की चोरी करने के उद्देश्य से, टैक्स की चोरी करने के उद्देश्य से अगर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है और एसएससी ऑफिसर को यह बात पता चल जाती है, तो वहां पर कहा गया है वहां पर तुरंत ही उसका असेसमेंट भी कर दिया जाता है। एंड जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा फाइंड आउट किया जाता है, तुरंत जब जैसे यह फाइंड आउट होता है ठीक सब उसी समय इसका असेसमेंट भी इस एसएससी का असेसमेंट कर दिया जाता है, मीन्स उसे उस इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है तत्काल। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर एक एसएससी है जो कोई बिजनेस कैरी आउट कर रहा था, लेकिन वह इस प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में उसने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, अब आगे बिजनेस नहीं करेगा। ठीक, तो कहा गया कि जैसे यह बिजनेस डिसकंटिन्यूड होता है, मीन्स कि एसएससी अपने सभी लेनदारों को पैसे का पेमेंट करेगा, सभी देनदारों से पैसा कलेक्ट करेगा, अपने बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको वह सेल करेगा, ठीक है, वह सभी की अब क्या करेगा, सभी को वह फाइनल करेगा सभी चीज़ों को। गवर्नमेंट कहती है सबका तो आप दे रहे हैं, हमारा भी टैक्स दे दीजिए, तो क्या करता है यहाँ पर एसएससी तुरंत ही उसी प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उसी प्रीवियस ईयर में उस टैक्स का पेमेंट भी कर दिया जाता है। ठीक, तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के बारे में।